जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। दोस्तों आज रहने वाली है हम लोग की कोशिका की बेसिक क्लास। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका की परिभाषा, कोशिका के प्रकार, कोशिका के जनक एवं कोशिका सिद्धांत। दोस्तों पढ़ने वाले हैं कोशिका की अर्थ, परिभाषा, कोशिका के प्रकार, जनक एवं कोशिका सिद्धांत। दोस्तों इन्हीं टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या क्या होता है। तो चलिए एक एक को लेकर आराम से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर में ये क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं कोशिका की अर्थ एवं परिभाषा की तरफ और जानते हैं कि कोशिका की अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, देखिए कोशिका यानी इंग्लिश में कहते हैं सेल। देखिए दोस्तों कोशिका यानी सेल, इसको हम लोग सेल कहते हैं, लेकिन जब हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जीव वैज्ञानिक भाषा में बोलेंगे, कोशिका को सेल नहीं बोलेंगे, साइटो बोलेंगे। दोस्तों सेल नहीं बोलेंगे, साइटो बोलेंगे। ऊपर लिखा हुआ है सेल यानी साइटो। यानी जब भी हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, जब भी हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे, तो वहाँ पर सेल नहीं बोलेंगे, वहाँ पर बोलेंगे साइटो। तो कोशिका को बायोलॉजी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? साइटो। साइटो से इस तरह होता है साइटो यानी कोशिका। तो साइटो इसमें लॉजी जोड़ देंगे, तो साइटो का अर्थ होगा कोशिका, लॉजी का अर्थ होगा अध्ययन करना। यानी साइटोलॉजी क्या है? कोशिका का अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों कोशिका का अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। समझिए सेल को बायोलॉजी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जब भी हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो सेल को सेल नहीं बोलेंगे, सेल को क्या बोलेंगे? साइटो बोलेंगे। इस प्रकार से साइटो में यदि लॉजी जोड़ दिया जाए तो साइटोलॉजी हो जाएगा। तो उसी प्रकार साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटो प्लस लॉजी। साइटो का अर्थ होता है कोशिका और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। इस प्रकार से कोशिका का अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या क्या बातें हैं। देखिए दोस्तों साइटोलॉजी यानी साइटो का अर्थ होता है कोशिका और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस प्रकार से कोशिका का अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। देखिए अब हम लोग चलते हैं परिभाषा की तरफ, कोशिका की परिभाषा की तरफ कि आखिर में कोशिका है। समझ ले, देखिए पूरे हमारे संसार में, पूरे विश्व में हर एक प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। लेकिन जो वो जीवधारी है, जो वो जीव है, उनको बनने में यानी उनके निर्माण में जो आधारभूत संरचना है वही कोशिका है। दोस्तों मान लीजिए हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है, तो इसमें जो आधारभूत है वही कोशिका है। कोई भी जीव बनता है तो उसका जो आधार होता है, जहाँ से उसका विकास होता है, जहाँ से उसका निर्माण होता है, वही आधारभूत, वही मूलभूत इकाई कोशिका कहलाती है। दोस्तों तो चलिए हम परिभाषा लाए हैं कोशिका की। देखिए परिभाषा क्या बताता है। देखिए कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, अवश्य होती है। दोस्तों परिभाषा को समझिए क्या कह रहा है। देखिए कोशिका जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जो कोशिका होती है वो जीवधारियों की संरचनात्मक, यानी कोशिका से ही हम लोग को शरीर मिलकर बनता है, संरचनात्मक होता है। यानी शरीर की जो रचना होती है, बेसिक आधार होता है जो शरीर का, वो कोशिका ही होती है एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका एक ऐसा इकाई है, अंगक है, जिसमें हर एक चीज़ होता है। वो खुद का पाचन करता है, उत्सर्जन यानी कोशिका के अंदर सब कुछ है। अपने अंदर ऊर्जा बनाता है, अपने अंदर राइबोसोम, यानी उसमें राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का, यानी कोशिका के ऐसा अंगक है जो अपने लिए सब कुछ कर लेता है, स्वयं कर लेता है। वही कह रहा है दोस्तों
वही कह रहा है कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक यानी जो शरीर का, मान लीजिए हम लोग मानव है, हमारे शरीर का जो निर्माण का बेसिक आधार है वही कोशिका है। वही कह रहा है कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए एक और परिभाषा बताते हैं, एक और परिभाषा बताते हैं। देखिए एक और परिभाषा बताते हैं। देखिए जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सेम बात इसमें भी बोला गया है, सेम भी बात इसमें, दोनों में सेम बात बोला जाए। देखिए इसमें भी संरचनात्मक है, इसमें भी क्रियात्मक है, इसमें भी संरचनात्मक है, इसमें भी क्रियात्मक है। इसी तरह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और ऊपर वाला परिभाषा बता रहा है कि कोशिका क्या होती है, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कोशिका की खोज एवं जनक की ओर। अब हम लोग चलते हैं कोशिका की खोज एवं जनक की ओर। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कोशिका की खोज या जनक की ओर। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि सेल को बायोलॉजी लैंग्वेज में साइटो कहते हैं। इस प्रकार से कोशिका का अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग चलेंगे, हम लोग परिभाषा भी देख लिए, हम लोग दो परिभाषा भी देख लिए कि कोशिका क्या होती है, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, और जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग चलेंगे, एक हेडिंग को हम लोग क्लियर कर लिए। क्या क्लियर कर लिए? कोशिका की अर्थ एवं परिभाषा। कोशिका की अर्थ एवं परिभाषा को हम लोग क्लियर कर लिए। हम लोगों ने परिभाषा को भी क्लियर कर लिए और अर्थ को भी क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलेंगे कोशिका के खोजकर्ता या जनक। तीनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तीनों एक ही चीज़ है दोस्तों। कोशिका की खोज, बोलिए कोशिका की खोज किसने किया था? ये किए थे कोशिका की खोजकर्ता या जनक। तीनों में से कोई भी आप याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कोशिका की खोज, देखिए सर्वप्रथम कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कार्क नामक टुकड़े पर रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। वो अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के सहायता से कोशिका की खोज की। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो निर्जीव कोशिका की खोज की थी। कार्क नामक टुकड़े पर की थी, लेकिन वो निर्जीव कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में निर्जीव कोशिका की खोज की थी कार्क नामक टुकड़े पर। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो 1665 ईस्वी में की थी। आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की थी और कार्क नामक टुकड़े पर की थी और अपने प्रयोग के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से किया था। यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। कार्क नामक टुकड़े पर कोशिका की खोज की थी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह याद हो गया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए ये तो निर्जीव कोशिका की खोज कर दिए। अब आगे आते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। देखिए दोस्तों एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखिए बहुत बड़ा है, ये शब्द बहुत बड़ा है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सजीव कोशिका की खोज की थी। किस पर की थी? तो बैक्टीरिया पर स्वतंत्र रूप से अपना निरीक्षण किया था। दोस्तों बैक्टीरिया के ऊपर स्वतंत्र रूप से अपना निरीक्षण किया था और 1674 ईस्वी में सजीव कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में निर्जीव कोशिका की खोज की थी। अब चलते हैं सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। खोजकर्ता जान लिए दोस्तों, खोज जान लिए कि जनक कौन है, कोशिका के जनक कौन है। तो कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में निर्जीव कोशिका की खोज किए थे। लेकिन एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में सजीव कोशिका की खोज की थी। किस पर की थी? तो ये बैक्टीरिया पर स्वतंत्र रूप से अपना निरीक्षण किया और ये कार्क नामक टुकड़े पर स्वतंत्र रूप से अपना निरीक्षण किया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं
सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, यानी ओवरऑल यानी पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ओवरऑल यानी पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो चलिए देखिए सबसे बड़ी कोशिका यानी सबसे बड़ी ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाता है दोस्तों, प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन देखिए सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा जीव की कोशिका होती है। देखिए सबसे बड़ी कोशिका यानी पूरे संसार में पूरे संसार में यदि पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका है तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा की होती है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कोशिका की आकृति यानी कोशिका का शेप कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, शरीर में इनके कार्य के अनुसार पर और स्थान के अनुसार पर अलग अलग इनके होते हैं। देखिए आकृति यानी शरीर में इनके कार्य के आधार पर और कार्य और स्थान के आधार पर ये अलग अलग होते हैं। यानी देखिए आकृति क्या होती है, कोशिका गोलाकार भी हो सकते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं, बेलनाकार भी हो सकते हैं, लंबी छड़ की तरह हो सकते हैं और तार के समान हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या आकृति बता रहा है कि आकृति गोलाकार भी हो सकती है, गोल भी हो सकते हैं, अंडा के आकार का हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, लंबी छड़ के समान हो सकता है और तार के समान हो सकता है। यानी अंडाकार, गोलाकार, बेलनाकार, लंबी छड़ के समान और तार के समान इसकी संरचना हो सकती है, इसका आकार हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। लेकिन अब देखेंगे हम लोग कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो देखिए दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका यानी मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका माना जाता है। 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक और 1 मीटर से अधिक भी हो सकती है। यानी 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक और 1 मीटर से अधिक भी हो सकती है, इसकी लंबाई की बात की जाए तो। देखिए सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका, जो 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। और देखिए सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तो मनुष्य का शुक्राणु यानी नर का शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका तो अंडाणु यानी मादा में पाया जाता है अंडाणु और नर में पाया जाता है शुक्राणु। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका तो मनुष्य का शुक्राणु, और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो अंडाणु यानी पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु, यही है। देखिए सबसे बड़ी कोशिका तो पुरुष का शुक्राणु और सबसे छोटी कोशिका तो महिला का अंडाणु, यही है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। और यहाँ पर देखिए सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत। हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो कोशिका के अर्थ एवं परिभाषा को क्लियर किया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कोशिका की खोज एवं खोजकर्ता। इसके बाद हम लोगों ने देखा है सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। इसके बाद हम लोगों ने देखा कोशिका की आकृति क्या होती है, कोशिका का शेप क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने मानव में सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका की बात की। अब हम लोग बात करेंगे कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिका पर कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने कोशिका पर अपना मत दिया। वही होता है कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिका पर अपना सिद्धांत देना, यानी कोशिका के ऊपर अपना विचार प्रस्तुत करना। तो देखिए उन लोगों ने कोशिका के ऊपर क्या अपना विचार रखा और क्या कहा कोशिका के बारे में। देखिए मैथियस स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में बहुत सारे पादपों का अध्ययन किया, निरीक्षण किया। और थियोडोर स्वान ने 1839 में
1839 में बहुत सारे जंतुओं का अध्ययन किया, यानी जो मैथियस स्लाइडेन है वो 1838 ईस्वी में बहुत सारे पादपों को लिए, और थियोडोर स्वान ने 1839 ईस्वी में बहुत सारे जंतुओं का अध्ययन किया और पता लगाया, और उसी के आधार पर कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यानी बहुत सारे पादपों का अध्ययन किया गया। पादपों का अध्ययन कौन किया? तो पेड़ पौधों का अध्ययन कौन किया? तो मैथियस स्लाइडेन यहाँ से याद कर लीजिएगा, पूरा नाम याद भी नहीं कर सकते हैं तो शॉर्ट नेम स्लाइडेन और स्वान। देखिए ये जंतुओं का अध्ययन किए। देखिए ये जंतुओं का कौन अध्ययन किया? स्वान, थियोडोर स्वान। देखिए ये बहुत सारे पादपों का अध्ययन किए, पादपों का निरीक्षण किए, और ये बहुत सारे जंतुओं का निरीक्षण किए, जंतुओं का अध्ययन किए, और ये दोनों चीज़ों का यानी पादपों और जंतुओं का दोनों का अध्ययन करके कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और कोशिका सिद्धांत की बातें क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके अनुसार यानी जब ये अध्ययन कर लिए तो इनके अनुसार जो बातें बताई गई है वो देखिए सभी जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से मिलकर बने हुए हैं। यानी जो हमारे शरीर है, यानी जो प्रत्येक जीवधारी है, संसार में प्रत्येक जीवधारी है उनका शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी जो इस संसार में, जो पूरे विश्व में जो जीवधारी हैं उनका शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है एवं उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। पहली बात यही थी कि जो सभी जीवधारी हैं उनका शरीर एक या अनेक कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। देखिए दोस्तों, पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरा। देखिए नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, इसको समझिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए मान लीजिए कोशिका है, यदि कोशिका विभाजन हो गई, यानी जब कोशिका का विभाजन होता है तो एक कोशिकाएं दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है और ये अलग हो जाती है। यानी जो एक कोशिकाएं हैं ये विभाजन हो जाती है, ये बढ़ जाती है और दो कोशिकाओं में बट जाती है। वही कह रहा है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, यानी जो ये पूरी कोशिकाएं थी, जो ये पूरी कोशिका थी, ये विभाजन के बाद दो हो गई। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण, यानी जो इस नए कोशिका का निर्माण है इस पुरानी कोशिका से हुआ है। नई कोशिका का निर्माण है ये पुरानी कोशिका का हुआ है। क्यों हुआ है? देखिए ये पूरा कोशिका थी, जब ये दोनों का विभाजन हुआ तो ये अलग हो गया। यानी जो पुरानी कोशिका थी वह नई कोशिका का निर्माण की। यही कह रहा है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यानी जब पुरानी कोशिका विभाजन करती है तो एक नई कोशिका का निर्माण करती है। और इस कथन को देने वाले थे बिरचो ने 1855 ईस्वी में इस कथन को प्रस्तुत किया और बताया कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो विभाजन होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। बिरचो ने 1855 ईस्वी में इस कथन को स्पष्ट किया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। देखिए दोस्तों, ये तीसरा देखिए कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, इस संसार में जो भी जीव है उनकी उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। उनका शरीर का निर्माण, उनका जीवन का विकास पहले एक कोशिका से ही होता है। दोस्तों बात को समझिए। इस संसार में जितने भी जीव हैं उनकी उत्पत्ति, उनका विकास, उनका निर्माण, उनका मूलभूत इकाई कोशिका ही होती है। इस बात को इन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने कोशिका सिद्धांत देखा। और बताया गया इसमें तीन बात कि सभी जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं से एवं उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये एक बार और समझ लीजिए कि मान लीजिए कोशिका है, यदि यह विभाजन करती है
तो इसमें से एक और नई कोशिका का निर्माण होगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यानी ये पुरानी कोशिका है, पुरानी कोशिका विभाजन होकर नई कोशिका का निर्माण करती है। इस कथन को बिरचो ने 1855 ईस्वी में दिया था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, उनकी उत्पत्ति, उनका निर्माण, उनका विकास, उनका आधार एक कोशिका से ही होता है। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट हेडिंग है हम लोग का कोशिका के प्रकार। दोस्तों, समझ नहीं आया हो, जहाँ भी समझ नहीं आया हो, कमेंट में अवश्य अपने राय को प्रस्तुत करिएगा। जहाँ भी समझ में नहीं आया हो अपने राय को कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रस्तुत करिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने टोटल क्या पढ़ा, कोशिका की अर्थ एवं परिभाषा बताया। आपको याद हो गया कि कोशिका दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटोलॉजी। साइटो का अर्थ होता है कोशिका और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी कोशिका जब कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, जब जीव विज्ञान पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, सेल को सेल नहीं बोलेंगे, साइटो बोलेंगे। इस प्रकार से साइटोलॉजी का अर्थ होता है कोशिका का अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। देखिए, परिभाषा पढ़ा हम लोगों ने, और यहाँ से कोशिका की खोज कौन किए थे, तो हम लोगों ने कोशिका की खोज जान लिया। और ओवरऑल में यानी पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका के बारे में जाना, और कोशिका की एक शेप के बारे में जाना कि कोशिका के आखिर में शेप क्या होता है, आकार क्या होता है, आकृति क्या होता है। तो देखिए, अब हम लोगों ने मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका के बारे में जाना। इसके बाद हम लोगों ने कोशिका सिद्धांत पढ़ा कि स्लाइडेन और स्वान ने 1838 और 1839 ईस्वी में 1838 और 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, और उनके बातों को जाना है कि कोशिका सिद्धांत क्या हो। आखिर में जो ये निरीक्षण किए थे, अध्ययन किए थे, उनके द्वारा जो विचार प्रस्तुत हुए वही है कि सभी जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है, और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट हेडिंग है कोशिका के प्रकार। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोशिका के प्रकार। देखिए दोस्तों, कोशिका के प्रकार, कोशिका दो प्रकार की होती है। दोस्तों, कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। नाम बचपन से ही सुना होगा इसका कि कोशिका दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण याद कर लेना, एक कॉपी पर लिख लेना दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कोशिका, आखिर में कोशिका का प्रकार, यानी कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। आखिर में इनका आधार क्या है, आखिर में जो भी इनको बांटा गया होगा तो किस आधार पर बांटा गया होगा कि कोशिका को हम इस आधार पर बांट रहे हैं। दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा कि जो कोशिका को बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इसको संगठन के आधार पर कोशिका को दो प्रकार होते हैं। कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों, कोशिका के दो प्रकार होते हैं, या कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। संगठन के आधार पर कोशिका के दो प्रकार। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पर शॉर्ट में देख लीजिए, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और इसमें जो अंतर होता है क्या होता है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर एक बता दे रहा हूँ शॉर्ट में दोस्तों, शॉर्ट में देखिए, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा कि संगठन के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। यदि आपसे कोई पूछे कि कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक, यानी इसको किस आधार पर बांटा गया होगा, तो इसके संगठन के आधार पर बांटा गया। दोस्तों, संगठन के आधार पर बांटा गया है कि कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें जो केंद्रक होता है अनुपस्थित होता है। दोस्तों, इसमें केंद्रक जो होता है अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है, यानी इसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, जो
एक एक झिल्ली से, एक दोहरे झिल्ली से घिरा होता है, लेकिन इसमें जो केंद्रक होता है अनुपस्थित होता है। मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, मान लीजिए एक बना दिए, ये मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है। इसमें जो केंद्रक होता है ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और इसमें सुव्यवस्थित सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। लेकिन इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसमें जो द्रव है इधर उधर भटकता रहता है और इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया इत्यादि जो कोशिकांग होते हैं प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग लवक, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि कोशिकांग जो होते हैं इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक के बारे में जाना कि इसमें सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक जैसे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में देखा कि इसमें सुव्यवस्थित सुसंगठित केंद्रक पाए जाते हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। लेकिन इसमें जो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जैसे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो इतना ही था दोस्तों, आज का क्लास इतना ही था कि कोशिका हमारा मकसद था आज की वीडियो में आपको बताना कोशिका की अर्थ एवं परिभाषा जो यहाँ पर बताया, कोशिका की खोज जो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा कि रॉबर्ट हुक और एंटोनी वान लीeuwenhoek ने कोशिका की खोज की थी। देखिए, और यहाँ पर सबसे बड़ी छोटी कोशिका के बारे में देखा और यहाँ पर मानव के शरीर में सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में देखा और यहाँ पर आप लोगों ने कोशिका सिद्धांत देखा। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद था आपको इतना समझाना और उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे कोशिका के प्रकार के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।